हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ। और आज का लेक्चर जो हमारा है वो बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा पहले हम जनरली बोर्ड पे डिस्कस करते थे, आज हम लोग बोर्ड पे नहीं हैं और आज अलग सा एक कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज भी हम जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होगा 11th का। और ये फाउंडेशन कोर्स जो IIT JEE के लिए बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे 11th की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है? पहली बात तो ये क्वेश्चन, फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज़ ए अपोजिंग फोर्स। अब अपोजिंग फोर्स अगर आप एक ही लाइन में कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज अपोज, तो अपोज किसको करता है? तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन जो है ऑलवेज अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स ये ऑलवेज अपोजेज, किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन हमने पहले बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इन मोशन। लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स जो एग्जिस्ट होता है बिटवीन द सरफेस एंड कॉन्टैक्ट। सपोज करो कि एक सरफेस ये है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के और ये इसके सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। यानी फ्रिक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट ही करता है। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है ओनली बिटवीन द सरफेस, बिटवीन द सरफेस। अगर सरफेस ना हो तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे? अपोजिंग फोर्स है तो फ्रिक्शन। अब सपोज करो कि मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F, तो इस फोर्स का एक अपोजिंग फोर्स जो होगा, जो ये एक अपोजिंग फोर्स दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ पे एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो एक तो बेसिक कंसेप्ट है, ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन, और इसको हम रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज द रिटार्डिंग फोर्स, इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स। एक रिटार्डिंग फोर्स भी है। अब रिटार्डिंग फोर्स कहाँ? तो जब दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, सपोज ये पेन रोल किया, रुक गया। क्यों रुक गया? तो ये रुक गया क्योंकि ये पेन और ये जो कॉपी है इसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन फोर्स इज द रिटार्डिंग फोर्स which is called to play when the body actually moves or tends to move। जब या तो वो एक्चुअली मूव कर रहा है या मूव करना चाह रहा है, उस समय जो उसमें एक अपोजिंग फोर्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस फ्रिक्शन को जनरली आप देखोगे तो दो या तीन तरीके में डिवाइड किया गया। सबसे पहला कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्ड से ही के लिए फ्रिक्शन एट रेस्ट। अब ये कॉपी इस टेबल पे रखा हुआ है, तो ये रेस्ट पे इसलिए क्योंकि इस पर एक अपोजिंग फोर्स रखा लग रहा है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे का वेट वर्टिकली कहाँ एक्ट होगा? डाउनवर्ड mg, दैट इज अ वेट। ये वेट एक्ट हो रहा है। इस वेट का ऑलवेज न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन फोर्स होगा R, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब इस पे हमने एक फोर्स लगाया F या P। इस P को हमने इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट लगाया, इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में एक अपोजिंग फोर्स आया होगा, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। और स्टैटिक है, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो अगर मूव नहीं कर रहा है तो जितना हमने ये अप्लाई किया उतना इसमें एक अपोजिंग फोर्स इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली एक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्चुअली बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। यानी ये जो हमने अप्लाइड फोर्स किया, ये P इज द अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, और ये Fs आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या हो रहा है, ये जो अप्लाइड फोर्स इसको ये बैलेंस कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये मूव नहीं कर पाएगा। तो इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली बैलेंस द अप्लाइड फोर्स।
अप्लाइड फोर्स को बैलेंस किया, इसका मतलब है कि आर इक्विलिब्रियम में है, तो आर जो है नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वेट के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम नेगेटिव दे सकते हैं। अब हमने पी अप्लाइड फोर्स लगाया, इसको बैलेंस कर रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, इसका भी डायरेक्शन वो अपोजिट है इसलिए हम ये नेगेटिव साइन दे सकते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इट इज़ द फोर्स comes to play between the layers of ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है, उस कॉन्टैक्ट के बीच का जो लेयर है उसमें जो एक अपोजिंग फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट हो रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस ये है एक ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का सरफेस ये है, वियर एंड टियर है ए एंड बी सी और डी। तो ये वियर एंड टियर जो सरफेस है, इस दोनों सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग फोर्स होता है, इंटरलॉकिंग फोर्स के वजह से ही फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज जो मेन रीजन है दैट इज इंटरलॉकिंग फोर्स। इस इंटरलॉकिंग फोर्स की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है। अब जब रेस्ट में है तो इसका एक नॉर्मल कंडीशन में वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन आर, ऐसे अप्लाइड फोर्स पी, इसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ। दूसरा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेकेंड दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है कि ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा, जस्ट टेंस टू मूव। हमने एक पेन को अभी ये धक्का दिया, हम इसको पुश कर रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, मैं फोर्स लगाया जा रहा हूँ, अब ये मूव किया। तो जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है वो मैक्सिमम फोर्स होता है। इसको मूव कराने के लिए जितना हम मैक्सिमम फोर्स देंगे, ठीक है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, स्टैटिक ही फ्रिक्शन है, इसको हमें मूव कराना है, तो अभी हमने फोर्स लगाया या मूव नहीं किया, फिर बढ़ाया, तो मैक्सिमम जहां पे आ जाएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स। तो जहां पे ऑब्जेक्ट जस्ट टेंस टू मूव, ऑब्जेक्ट जो है बिगिन स्टार्ट टू मूव, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द maximum value of static friction, static friction which is called to into play when a body just going to start या begin to start, going to start या स्लाइड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट करना मूव कर रहा है, तीन सिचुएशन है फ्रिक्शन को, तीन पार्ट में देखो, स्टैटिक, उससे थोड़ा लिमिटिंग। अब स्टैटिक ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर्स लगा दिए, ये अभी नहीं मूव करना स्टार्ट किया जस्ट, उस समय मैक्सिमम फोर्स लगाना होगा, वो आ जाएगा लिमिटिंग। और जब ये मूव कर गया तो उस समय आ जाएगा आपका काइनेटिक। काइनेटिक जब कंप्लीटली रेस्ट में है दैट इज स्टैटिक। जब बिगिंस टू स्टार्ट, ये मूव करना चाह रहा है, यानी रेस्ट से मोशन में आ रहा है, उस बीच का जो सिचुएशन है दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस केस में मैक्सिमम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करना होता है। और जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया उस समय का जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे ये स्लाइड कर रहा है ये, और ये रोलिंग फ्रिक्शन ये रोल कर रहा है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन दैट रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, इसलिए जो देखते होगे आप बस या ट्रक का टायर जो होता है ना सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है। सर्कुलर इसलिए बनाते हैं कि यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ जो लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा।
इसलिए बस या ट्रक का टायर जनरली हम क्या करते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। तो फ्रिक्शन इट इज़ द अपोजिंग फोर्स कम्स टू प्ले बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ द ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। और एक रिटार्डिंग फोर्स है फ्रिक्शन। पहला हमने लिया स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एट रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस समय जो उसमें फ्रिक्शन है दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट टेंस टू बी इन मोशन, मोशन में है नहीं लेकिन मोशन में आना चाह रहा है, वो जो सिचुएशन है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस केस में ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होता है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट मूव कर गया उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसमें दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर इसको ग्राफिकली तुम देखना चाहोगे तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये है अप्लाइड फोर्स। यहां से गया, यहां थोड़ा सा बंच गया। अब यहां पे आप देखो, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है, दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ तो जितना आपने अप्लाइड फोर्स दिया उतना ये जो सिचुएशन है दैट इज़ ए फ्रिक्शन स्टैटिक, और इसके बाद ये मूव करना स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन काइनेटिक। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो है कुछ एक कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स या डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी पहला जो कहता है कि डायरेक्शन जो ऑफ फोर्स होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन ये पहला कहता है, limiting friction is always क्या, always opposite to that the motion of object। दूसरा कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज टेंजेंसली एक्ट होता है, यानी सरफेस भी नहीं कि कहीं भी एक्ट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे सरफेस में टेंजेंट ये जो सर्कुलर है इसका जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंसली लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंसली, इट एक्ट्स टेंजेंसली टू द सरफेस। ये ऑलवेज टेंजेंसली होगा, ठीक है, टू द दोनों सरफेस के लिए, टू द सरफेस। ये कभी भी सम एंगल से नहीं होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन पहला तो ये बताया कि ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियली टू द सरफेस। अब तीसरा कहता है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट ये है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा रखा हुआ है, इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन हमने लिया स्मॉल r, इसका वेट कैपिटल mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन r, यानी m इज ग्रेटर देन m है। तो इसमें जो यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो इस ब्लॉक में, वो इस ब्लॉक से ज़्यादा होगा। यानी तीसरा कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम f से बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f ले लिया, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उसमें फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसको एफ यानी स्टैटिक ही है तो एफ कर सकते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स नॉर्मल रिएक्शन। एक सिंपली देखो ना, अगर एक 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो इसको मूव कराने के लिए आपको फोर्स जो लगेगा कम लगेगा, इसको मूव कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा एक्ट हो रहा है, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यही कहता है कि थर्ड लॉ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। एंड इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिया म्यू, ठीक है। तो म्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
अब मैथमेटिकली अगर म्यू देखोगे तो म्यू क्या हो जाएगा, एफ बाई आर, एफ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज it is defined as the ratio of force of friction upon normal reaction of a body। तो तीन ये मेजर लिमिट लॉज है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड फोर्थ कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कैसा सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, जितना रफ सरफेस होगा, मटेरियल क्या है, एंड नेचर, यानी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये चार मेजर इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, अब आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब देखो, अभी ये इस एग्जांपल को देखो, अभी मैंने पीछे एक ऑब्जेक्ट लिया था, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड आर, और इस ऑब्जेक्ट का जो एक रिजल्टेंट होगा हमारा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड वेट mc एक्ट हो रहा है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अब हमने इस पे फोर्स लगाया F, इस पे फोर्स लगा दिया या P लगाया, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट होगा, इधर एक्ट होगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मूव करने के कंसेप्ट में। अब यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब ये इस दोनों फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट, इस दोनों का किस किस का रिजल्टेंट, ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का एक ये रिजल्टेंट हमारा। ये जो रिजल्टेंट है इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है, इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये देखो, इसको हमने ज्वाइन किया, the angle met by the frictional force and the normal reaction, angle met by the resultant of, किसका resultant, the angle met by the resultant of frictional force and normal reaction with its normal reaction, यानी अपने normal reaction के साथ जो इस दोनों का resultant जो angle बनाता है, that angle is called angle of friction। मतलब angle of friction, इसको अगर हम define करें, it is the angle which the resultant of force of limiting friction and normal reaction of a body makes with the normal reaction। यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन, इस दोनों का रिजल्टेंट, फ्रिक्शनल फोर्स क्या बताया, द एंगल विद द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। यानी इस दोनों का रिजल्टेंट अपने नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप सपोज करो कि ये हमारा है O, ये हमारा है A, पॉइंट A, ये हमारा है L, ये हमारा M। तो इस एंगल को अगर हम निकालें तो इस एंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, LA, ये R नॉर्मल रिएक्शन है वेट का, यानी LA अपॉन बेस OA, तो LA ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, F स्टैटिक, और अपॉन ये R, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू F बाई आर। अब यही तो हमारा F बाई आर यहाँ भी है, तो ये भी एक म्यू है। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
मैथमेटिकली एंगल ऑफ टेंजेंट जो है, टेंजेंट हमने निकाला, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों इक्वल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग भी कहते हैं, रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या है? सपोज करो एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, जो अल्फा एंगल बना रहा है प्लेन के साथ। अब इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अब नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब इस वेट का जब हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट टूट गया हमारा, एक ये और एक ये। तो ये अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा, ये हो जाएगा हमारा mg कॉस अल्फा, और ये हो गया हमारा mg साइन अल्फा। mg साइन अल्फा ऑलवेज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। अगर ये x o y है तो ये इसके साथ इंक्लाइन प्लेन। अब ये mg साइन अल्फा के वजह से ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अब ये ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ रिपोज ये कहता है इस प्लेन को हम ऐसे ऊपर के तो उठाते जाएं और एक ऐसा एंगल जहां पे ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। अब यही चीज़ है, यहाँ पे ये दो पेन है, अब इस पेन पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसको अगर हम ऐसे उठाते जाएंगे, इस पर ऑब्जेक्ट होगा वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अभी तो ऐसे रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट को, सपोज करो कि ये कील है, इसको हमने ऐसे रख दिया। अब इसको हम धक्का दे के अभी तो कुछ नहीं मूव नहीं किया। अब एक सर्टेन स्टेज आएगा, अब ये स्लाइड कर गया। तो जितने एंगल पे स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, ये पेन जितने एंगल पे स्लाइड कर गया, तो ये एंगल है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल जब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ लगेगा ही, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो एट ये दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन with horizontal so that an object placed on that inclined plane just begins to slide down। जिस एंगल पे कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? तो जब हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये आर जो है, आर को कौन बैलेंस करेगा? एफ बी टी से आर को बैलेंस करेगा mg कॉस अल्फा, और ये नीचे आ रहा है इसका mg साइन थीटा, इसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। इसको कौन बैलेंस करेगा? mg साइन अल्फा। ये क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट। इसको आप जब एग्जाम में आए तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ओ वाई, द एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद प्लेन सो दैट जस्ट ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करें तो क्या आ जाएगा? देखो, इसको डिवाइड करोगे इससे तो सिर्फ रह जाएगा टेन अल्फा, इधर आ जाएगा एफ एस बाय आर। अब यही चीज़ हमारा टेन थीटा भी था, यही चीज़ हमारा म्यू भी था। तो मैथमेटिकली एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये जब ब्लॉक स्लाइड डाउन करेगा नीचे, जब ये ब्लॉक स्लाइड डाउन करेगा, इस ब्लॉक में कुछ ना कुछ एक एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो वो देखो, एंगल ऑफ रिपोज क्या लिखोगे अगर एग्जाम में आता है? तो एंगल ऑफ रिपोज इट इज द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद इट्स हॉरिजॉन्टल सो दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मेनली अब इस पर फोर्स का कंपोनेंट
क्या क्या होगा अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल ले लिया हमने अल्फा, अभी हमने देखा इसका वेट mg, और इस mg का दो कंपोनेंट कौन कौन सा, ये हो गया mg कॉस अल्फा क्योंकि ये अल्फा है, और ये हो जाएगा mg साइन अल्फा। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, द वेट mg ऑफ ए बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, weight has two components, that is mg sin alpha or mg cos alpha. This mg sin alpha balanced by the frictional force, or this mg cos alpha is balanced by the normal reaction. अब ऑब्जेक्ट सपोज करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में a एक्सलेशन से डाउन आ रहा है, तो जब ये इधर की तरफ आएगा इस डाउनवर्ड की तरफ, इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स क्या होगा, ये एक तो ये mg साइन थीटा और ये f, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा एफ बी टी से mg साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स f, क्योंकि नेट फोर्स कितना हो गया, एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स ये लग रहा है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब mg साइन अल्फा ज़्यादा है इसमें, तो mg साइन नेट फोर्स जो एक्ट हो गया इसमें mg साइन अल्फा माइनस f, और ये mg साइन अल्फा कितना होगा और ये f कितना होगा, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और mg साइन अल्फा, और f हमने पढ़ा है f इक्वल्स टू क्या होता है म्यू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू म्यू आर। अब यहाँ पे एम ए माइनस एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू, आर को कौन बैलेंस कर रहा है, आर को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस अल्फा, इस आर को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस अल्फा, तो एम से एम कैंसिल, तो एक्सलेशन इक्वल्स टू जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा, तो एक्सप्रेशन निकल गया जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, दैट इज द एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब यही जो ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा, तो अपवर्ड केस में, इसी का केस ये डाउनवर्ड था, दूसरा ले लेते हैं फॉर अपवर्ड, जब अपवर्ड होगा तब क्या हो जाएगा इसमें, देखो अब इसमें भी ये कंसेप्ट तो वही है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा, इस वेट का दो कंपोनेंट ये और ये अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, और नॉर्मल रिएक्शन आर। अब इसको हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, पी इज द अप्लाइड फोर्स, पी यहाँ पे क्या है अप्लाइड फोर्स है, तो इसका फ्रिक्शन इस केस में नीचे आएगा, तो अपवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, अपवर्ड मोशन के लिए जो यहाँ पे नेट अप्लाइड फोर्स पी अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स क्या आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर अप्लाइड फोर्स को हम लेते हैं या वर्क भी निकाल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स पी ही रखते हैं, तो हो जाएगा एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू आर, और P इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू, आर को हम लिख सकते हैं एम जी कॉस अल्फा। अब यहाँ से फोर्स आ गया तो हम यहाँ से यहाँ तक वर्क भी निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके एक्सलेशन भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें कितना एक्सलेशन एक्ट होगा। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ देखेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है ये एनसीईआरटी में भी है शायद ये क्वेश्चन, कि एक ट्रॉली है, एक ये ट्रॉली है और ट्रॉली कनेक्टेड है पुली से, और ये वेट इस पे हैंग हुआ है। अभी हमने पीछे जो लेक्चर किया था उसमें हमने फ्रिक्शन को इग्नोर किया था, ठीक है। अब ये कह रहा है इस ऑब्जेक्ट का वेट है 3 kg, ठीक है,
और इस ट्रॉली का वेट है 20 kg और ये ए एक्सलेशन से मूव कर रहा है, ये ए एक्सलेशन से, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है टेंशन और एक्सलरेशन, और गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है जो इस दोनों के बीच में है, यानी यहाँ जो है एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा किसके बीच में, ये जो ट्रॉली का टायर्स है एंड रोड के बीच में एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.04, और जब ये ट्रॉली इधर की तरफ जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, अब ये ट्रॉली तो नीचे आ रहा है तो FBD से क्या होगा, mg माइनस टी इक्वल टू नेट फोर्स। तो ये ब्लॉक M1 ले लिया, ये ट्रॉली M2 ले लिया। तो फॉर ब्लॉक M1 ब्लॉक के लिए FBD जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस टेंशन, एंड फोर्स क्या हो गया ma इक्वल्स टू mg माइनस टेंशन, और m कितना है इसका 3 kg, और g को 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3a इक्वल्स टू m3 है तो 3 × 10 30 माइनस टी, पहला इक्वेशन तो ये बन गया, ठीक है। और M2 वाले ट्रॉली, फॉर ट्रॉली का देखो, ट्रॉली के कंसेप्ट में क्या हो गया, ट्रॉली इधर की तरफ पुल हो रहा है, ठीक है, इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा नेट, यहाँ पे ट्रॉली के लिए अगर हम देखें तो इसमें जो नेट फोर्स एक्ट होगा T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फोर्स क्या हो गया इसका मास इंटू एक्सलेशन। अब मास कितना है इसका 20a इक्वल्स टू T माइनस फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू आर, और आर आपको पता है ये आर क्या होगा mg, आर इक्वल्स टू mg, क्योंकि इसका जो वेट एक्ट होगा वही वेट इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो 20a इक्वल्स टू टी माइनस म्यू 0.04 इंटू mg, यानी 20 इंटू जी 10 200, तो इसको करेंगे तो 20a इक्वल्स टू, ये मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो t माइनस 8, ये दो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे t की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें और सॉल्व करो तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 इस दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ऐड कर दिया हमने, एडिंग सॉल्विंग मतलब ऐड किया हमने, तो 3a प्लस 20a 23a इक्वल्स टू 30 माइनस टी प्लस टी, ये कैंसिल हो गया 22 आएगा, तो a की वैल्यू आ गया 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू आ गया तो किसी में पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट या सेकेंड कहीं भी दे, तो 3 इंटू 22/23 इक्वल्स टू 30 माइनस टी, इसको सॉल्व करेंगे इधर के 66 और ये सॉल्व करोगे तो t इक्वल्स टू 27.1 न्यूटन। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि एक ट्रॉली है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है, एक और ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं। कहता है दो बॉडी ए और बी है, एक ये दो बॉडी है हमारे पास ए और बी, ये दो बॉडी है, ये ए है और ये बी है, और एक वॉल से लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक सरफेस पे ये दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है मास ऑफ ए दिया हुआ है आपको 5 kg, मास ऑफ बी दिया हुआ है 10 kg, और यहाँ से फोर्स लगा, ये भी एनसीईआरटी का फोर्स 200 न्यूटन का दिया हुआ है, और म्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे सरफेस एंड कॉन्टैक्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 0.15, ठीक है। अब कह रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स ऑफ पार्ट कितना लग रहा है। अब हमने तो यहाँ 200 लगाया,
तो 200 लगाया तो फ्रिक्शन, आपने अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, अपोजिंग फोर्स जितना आपने इधर लगाया उसमें से ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस कर दो तो वही नेट फोर्स इस पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, नेट म्यू इंटू आर। अब म्यू आर क्या हो गया, एम जी। तो एम तो दोनों ऑब्जेक्ट रिएक्ट कर रहा होगा, तो म्यू एम हो जाएगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू जी। ये है 0.15, एम ए प्लस एम बी 5 प्लस देन 15 इंटू 10, तो 225 10 यानी 22.5 न्यूटन का इसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। मतलब आपने टोटल कितना लगाया, आपने टोटल लगाया 200 न्यूटन। अब इसने जब, अब जैसे ये पेन है और ये पेन है, दो पेन है, अब मैं इसको इधर से धक्का दूंगा तो ये जो जितना फोर्स लगाया वो इसने कुछ अपोज कर दिया होगा, मैं ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही चीज़ हमने निकाला कि दो ऑब्जेक्ट जो है कितना अपोज किया, तो ये अपोज कर दिया 22.5 न्यूटन फोर्स इसने अपोज कर दिया। तो अपोज कर दिया, अब कितना ब्लॉक पे फोर्स रह गया, अब नेट फोर्स जो रह गया तो इसमें से जितना आपने लगाया तो उसको क्या कर दो, नेट माइनस कर दो, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स एक्स इसमें ये था, इसमें से माइनस हो गया तो नेट कितना रह गया, तो रिएक्शन फोर्स इस पर रह गया। अब रिएक्शन ऑन पार्टिकल कर दो, कितना रिएक्शन फोर्स रह गया इसमें, तो रिएक्शन फोर्स रह गया आपका 200 माइनस 22.5, 22.5 ही होगा ना, मल्टीप्लाई 225, हाँ ठीक है। तो ये माइनस होकर कितना रह जाएगा 177.5। इसको एक बार कैलकुलेशन देख लेना, इस कैलकुलेशन कितना आ रहा है, यानी आपको ये रिएक्शन फोर्स माइनस कर दिया। अब अगर ये वॉल नहीं होता तो क्या होता है, यानी इसमें इतने न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, इस दोनों ब्लॉक पे आपने लगाया तो 200 लेकिन इतना तो माइनस हो गया, तो ये माइनस होकर इस ब्लॉक पे नेट फोर्स बचा वो इतना होगा। तो अगर एक्सलेशन ऑन ब्लॉक इफ देयर इज नो साइड, अगर ये नहीं होता तो एक्सलेशन ऑन ए ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ऑफ ए ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा, एक्सलेशन इक्वल्स टू एफ बाई एम। तो फोर्स कितना लगा 177.5 अपॉन 15, ये इसका क्या रह जाएगा, एक्सलेशन रह जाएगा, ठीक है, यानी अप्रॉक्स 11.8 मीटर पर सेकेंड। ये कब होगा, ये एक्सलेशन तभी होगा इफ देयर इज नो वॉल, ठीक है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि बी ए जो है बी पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहां पे ये पेन है, ये पेन है, मैंने इसको फोर्स लगाया, ये जो पेन होगा ये अपना फ्रिक्शन फोर्स हमें माइनस करके ही इस पे लगा रहा होगा। अगर मैं 20 न्यूटन दिया और ये अपना फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर देगा, इस पेन पे कितना लगेगा, तो मैंने जितना दिया इसका फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दो, तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड सरफेस, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड सरफेस, तो वही एफ इक्वल्स टू म्यू आर, और म्यू आर फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू हो जाएगा 0.15 इंटू आर दिया 5 इंटू 10 75 यानी 7.5 न्यूटन, इसने -4 किया, तो नेट फोर्स ऑन बी जो हो जाएगा बाई ए, ये हो जाएगा 200 माइनस 7.5 दैट इक्वल्स टू 192.5 न्यूटन का फोर्स, यानी ए जो है बी पे इतना ही फोर्स लगा रहा होगा 192.5 न्यूटन का। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, कभी इसको हटा के कभी इधर से फोर्स लगाओ, कभी इधर से फोर्स लगाओ, तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें सिचुएशन में लगा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक है और ये ट्रक है और ट्रक के, ये ट्रक है, ठीक है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ट्रक ये ओपन साइड रडर है बिल्कुल,
ये ओपन है, खाली है, और ये यहाँ से जो सेंटर से ये है 5 मीटर अवे रखा हुआ। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ये ब्लॉक है जो ओपन ट्रक है, बाहर पीछे से ओपन है, इसका वेट है, इस ब्लॉक का वेट है R, इसका वेट है 40 kg, 40 kg का ब्लॉक है। अब ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब ये पेन है, अब ये सेम सिचुएशन है, ये मार्कर मेरा, सपोज करो कि ये जो हमारा पेपर है, ट्रक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये साइड है। अब इसको मैं सडनली ऐसे करूँगा तो ये इधर की तरफ आ गया, पहले यहाँ था, अब जब मैंने सडनली इसको मोशन किया तो ये देखो इधर आ गया। मतलब जब ये सडनली स्टार्ट करेगा तो इसमें रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अब ये ट्रक सडनली स्टार्ट हुआ, ये सडनली स्टार्ट हुआ, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और म्यू जो दिया हुआ है इस सरफेस और इसके बीच में, म्यू की वैल्यू है 0.15। अब ये सडनली स्टार्ट होके चल गया, अब इस पे एक्शन इसने इधर हुआ तो रिएक्शन फोर्स इसमें इधर लगा, रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें रिएक्शन फोर्स कितना हुआ, ठीक है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले रिएक्शन फोर्स निकाल लो। तो इसमें नेट फोर्स जो लग रहा, ये फोर्स इधर की तरफ लगा। अब जैसे मैंने ये दिया, ये ऐसे रखा था, अब सडनली ये ऐसे आया, तो इसमें क्या हुआ, ये इधर की तरफ गया, मतलब फ्रिक्शन इधर की तरफ आया, जिधर की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसमें इनिशियल फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस पर नेट फोर्स क्या रह गया, नेट फोर्स नेट बैकवर्ड डायरेक्शन में रह जाएगा, नेट बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स, नेट फोर्स जो रह जाएगा, फोर्स क्या आ जाएगा, एक्शन कितना हुआ इसमें, ये रिएक्शन फोर्स माइनस कर दो, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा 20, नेट इकट्ठे निकालते हैं तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, इधर डायरेक्शन में Fs, तो Fs हो जाएगा म्यू आर, म्यू दिया हुआ 0.15 RmG, यानी 40 इंटू जी, यानी 40 इंटू 10 400, यानी 60 न्यूटन हो गया, ठीक है। ये हो गया 60 न्यूटन। और बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सलेशन, तो 40 इंटू 2, यानी जितना एक्सलेशन है उतना ही रिएक्शन, इसको इधर मिला एक्शन, तो 80 न्यूटन। तो नेट फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी F जो हमारा नेट बचा, वो बचा हमारा 80 माइनस 60, यानी 20 न्यूटन का फोर्स इसमें इधर लग रहा है, क्योंकि सडनली ये स्टार्ट किया तो इस पर रिएक्शन फोर्स इधर लगा, कितना लगा वो 80 न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है वो 60 न्यूटन का फोर्स दिया। इस 20 न्यूटन के फोर्स के वजह से ये 5 मीटर डिस्टेंस जाके ये कवर करके गिर जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो फोर्स लगा था इसमें एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो एक्सलेशन प्रोड्यूस इन ए ब्लॉक, दैट इज एक्सलेशन हो जाएगा F/m, दैट इज 20/40 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद ये गिर जाएगा, तो टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू फॉल डाउन, तो टाइम S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको डिस्टेंस कवर करना है 5 मीटर, U रेस्ट में था, 1/2 एक्सलेशन है हमारा 1/2 इंटू टी स्क्वायर, देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20, देयरफॉर टी इक्वल्स टू √20 सेकेंड बाद ये ब्लॉक गिर जाएगा। अब क्वेश्चन है, तब तक ट्रक भी तो आगे चल रहा है, ट्रक तो अपने इस डायरेक्शन में मूव ही कर रहा है और ये धीरे 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 इधर गिर रहा है, तो ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रक, ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, कर लिया होगा इतने टाइम में, तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो 0 है, 1/2 एक्सलेशन ट्रक का 2 है, और टी स्क्वायर यानी 20, यानी ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर
कर चुका होगा इतने टाइम में ये ट्रक। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जिसको आपको करना है, और ये आज अलग सा थोड़ा सा कराया बोर्ड से हट के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए बाय, ओके, सी यू।